Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you are aware that we have been discussing a very important topic of accounting, that is the theory base of accounting. Now you know the theory base of accounting is also known as generally accepted accounting principles, and this is commonly known as the concepts and conventions of accounting. On this topic, this is our fourth lecture and hopefully will be the last lecture on this particular topic. और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को डिस्कस करने वाले हैं। और कन्वेंशंस को डिस्कस करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू that there is a difference between the concepts and the conventions. Concepts क्या होते हैं? As I told you, these are the basic assumptions, these are the basic principles, these are the basic guidelines on the basis of which we lay the foundation of our accounting. ये वो concepts वो guidelines होती हैं, concepts वो statements हैं, concepts वो principles होते हैं जिनकी बुनियाद पर accounting की जाती है। और अगर कंसेप्ट्स को फॉलो हम नहीं करेंगे, इट विल सर्टेनली डिस्टॉर्ट द अकाउंटिंग रिजल्ट्स। कंसेप्ट्स को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो अकाउंटिंग रिजल्ट जो हमारे होंगे वो सही नहीं होंगे, और अकाउंटिंग रिजल्ट्स अगर सही नहीं होंगे इसका मतलब सही इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग यूजर्स तक नहीं पहुंचेगी, और अकाउंटिंग यूजर्स जो डिसीजंस लेने वाले हैं या डिसीजंस उनको लेना था वो डिसीजंस भी सही नहीं होंगे। सो वी हैव टू there is no other way but to follow the accounting concepts. We have to follow the accounting concept so that to make accounting accepted, so that to make accounting relevant, so that to make accounting helpful, so that not to distort the accounting results, so that to keep accounting results correct, and so that our accounting represents the true and fair view of the business. So this is what concept means. तो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ये वो उसूल है, ये वो गाइडलाइंस है जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें दिए हैं, और इनको फॉलो करना एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इससे जो होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट सही नहीं होंगे, हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट डिस्टॉर्टेड होंगे। ये आप अगर मिसाल भी लेंगे तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट एंड बिजनेसमैन इज सेपरेट, व्हाइल अकाउंटिंग वी हैव टू ट्रीट बिजनेस एंड बिजनेसमैन टू सेपरेट एंटिटीज। इफ वी डोंट फॉलो इट तो इट विल सर्टेनली डिस्टॉर्ट द अकाउंटिंग रिजल्ट्स। देयर इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, देयर इज मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। अगर इन कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं किया गया तो सर्टेनली हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट जो होंगे वो सही नहीं होंगे, एंड दे विल नॉट प्रूव टू बी हेल्पफुल टू द अकाउंटिंग यूजर्स। Now what are conventions? Conventions जो होते हैं, conventions को हम कहते हैं these are also principles, these are also guidelines, but these are actually the common practices and customs which accountants have been doing from so many decades. कन्वेंशन जो होता है ये वो रसूम है, ये वो रस्में हैं, ये वो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो अकाउंटेंट्स करते आ रहे हैं। इन नटशल मैं बताऊंगा कि अगर कन्वेंशन उसको फॉलो नहीं किया गया शायद अकाउंटिंग रिजल्ट्स पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अकाउंटिंग में जो यूनिफॉर्मिटी होती है, अकाउंटिंग में जो कंपैरेबिलिटी होती है वो शायद अकाउंटिंग में नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कन्वेंशन उसको फॉलो नहीं किया गया, it will the information without the conventions, accounting without the use of conventions will mislead accounting users. अकाउंटिंग यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को वैसे रीड नहीं कर पाएंगे जैसे वो रीड करते हैं, जैसे वो अंडरस्टैंड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कन्वेंशंस। एक एग्जाम्पल में देता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट अकाउंट हैज टू साइड्स, डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। लेट अस रिवर्स इट, we'll keep left as credit and right as debit, but if we'll do it, certainly we'll record as per the rules. But if we change this convention, it will certainly mislead accounting users. Accounting users will not read the data as we have presented to them, because the convention is that we keep always left as debit and right as credit, so we cannot change it. So whatever accountants have been doing, whatever the common practices have been there, we have to follow those practices as well, so that to keep accounting data uniform. यानी अकाउंटेंट जो पिछले सदियों से करते आ रहे हैं
हमें वो करना, वो फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि यूजर जो होते हैं उन्होंने अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन उनके पास जाते उनका उसका एक पैटर्न है, और उसी पैटर्न के हिसाब से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, और हमें उस पैटर्न को फॉलो करना, उस गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। एंड दीज गाइडलाइंस, दीज प्रैक्टिसेस, दीज कस्टम्स आर कॉल्ड एज कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। So now let me straight away go to these conventions. What are these conventions? These are not so many. We have to discuss only these 4 conventions of accounting. So what are these conventions? The first one is consistency. The second will be conservatism. The next is full disclosure. And the last one is materiality. So now what is this first convention? Consistency. As the name suggests, consistency, regularity. Doing something repeatedly, doing something continuously, that is called consistency. So what does it state? It states that this convention states that accounting methods and principles should be applied uniformly from one period to another period. तो ये कन्वेंशन कहता है कि अगर अकाउंटिंग में आप किसी प्रिंसिपल का, किसी मेथड का या किसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो, देन यू शुड नॉट बी चेंजिंग दैट पॉलिसी अगेन एंड अगेन. You should keep that policy uniform from one year to other year, so that the accounting data becomes relative, so that it becomes comparable, so that uniformity remains in the accounting data. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल के लिए कहूं, क्योंकि ये क्लास 11th का है, मे बी बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी मेथड्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द अकाउंटिंग, उनके लिए मैं बताऊं कि मैंने कहा है आपको डेप्रिसिएशन के बारे में. इससे पहले वी डिस्कस डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो एसेट हम यूज करते हैं, उसके यूज होने से वो पुराना होता है, पुराना ना भी हो, अगर हमें नया भी लगे तब भी हम कहते हैं कि द एसेट हैज डिक्रीज्ड इन इट्स वैल्यू. हम कहते हैं कि अब ये एसेट जो है, अब ये सेकंड हैंड हो गया, अब हमने इसको यूज किया तो इसका अब वैल्यू भी कम होगा. तो जो एसेट के यूज होने से या किसी और रीजन से एसेट के वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, उस डिक्रीज को डेप्रिसिएशन कहते हैं. बट क्वेश्चन इज नॉट डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कितना, यानी अगर हमने मशीनरी लाई है, ये पुरानी हो गई, यूज हो गई, इसका वैल्यू कम हो गया, लेकिन क्वेश्चन इज हाउ मच, कितनी कम हो गई. द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी ascertained. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. But in accounting we have been given certain methods. Accounting में उस amount of depreciation निकालने के कुछ methods हैं. एक method है, उसको बोलते हैं diminishing balance method. आप याद रखिए diminishing balance method. दूसरे method को हम कहते हैं straight line method. तीसरा भी है सिंकिंग फंड मेथड भी है, एनवीटी मेथड भी है. लेकिन मैं इन्हीं 2 मेथड्स के हम बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही 2 मेथड अकाउंटिंग में आपको आगे पढ़ने हैं डेप्रिसिएशन में. तो ये 2 मेथड्स मैं कहूंगा, एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. Let us not discuss these methods, what these methods are. These are 2 different methods of calculating the amount of depreciation. ये वो 2 methods हैं जिनके जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि कोई एसेट जो है, अगर इसकी डेप्रिसिएशन होगी तो वो अमाउंट कितना है, कितनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन होगी. तो ये 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. और इन 2 मेथड्स के जरिए जो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, ये अलग अलग है. स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए अलग तरीका है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अलग तरीका है. उसके जरिए स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ और निकलता है, और स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस के जरिए कुछ और निकलता है. यानी दीज 2 मेथड्स गिव अस अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मुझे कहना है. अब अगर अकाउंटिंग में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया, निकालते हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए. डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंस है, और इसको हम फिर इनकम से माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं. अब इस साल हमने स्ट्रेट लाइन यूज किया,
अगले साल हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया, अगले साल डेप्रिसिएशन कुछ और निकलेगी, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट जब इनकम से माइनस होगा तो इनकम कुछ, प्रॉफिट कुछ और निकलेगा. दैट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट. मे बी प्रॉफिट में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. प्रॉफिट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ये इंक्रीज डिक्रीज इस वजह से नहीं है कि हमने मेहनत करने में कोताही की या हमें कुछ चैलेंजेस आया. दिस इंक्रीज डिक्रीज मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. सो द अकाउंटिंग डेटा, अगर आपने इस साल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया, अगले साल आपने यूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड, द प्रॉफिट ऑफ 2 years डज नॉट रिमेन कंपेरेबल. आप इन 2 सालों का प्रॉफिट नहीं कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज यू हैव चेंज्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं. ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है, स्टॉक वैल्यूएशन की एग्जांपल्स है, प्रोविजनिंग की वगैरह वगैरह एग्जांपल्स है. तो बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, जिनके जरिए मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हम किसी मेथड को लगातार, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अकाउंटिंग में, लगातार चेंज करते रहेंगे तो इससे अकाउंटिंग रिजल्ट्स में जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. अकाउंटिंग रिजल्ट्स को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, एंड दिस विल मिसलीड अकाउंटिंग यूजर्स. अकाउंटिंग यूजर्स की सोच पर, उनकी एनालिसिस पर, उनकी इंटरप्रिटेशन पर असर पड़ेगा. वो कैसे डेटा को इंटरप्रेट करते हैं उस पर असर पड़ेगा. से आपकी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर क्या हो गया कि इससे प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो गया. सो अकाउंटिंग यूजर्स विल इंटरप्रेट इट एज द बिजनेस इज गोइंग डाउन. बिजनेस अच्छी तरह मेहनत नहीं कर रहा है, बिजनेस का स्कोप नहीं रहा है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट. द फैक्ट इज यू हैव चेंज्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो ये अब खुद समझ सकते हैं कि ये कन्वेंशन जो है, ये कॉमन प्रैक्टिसेस जो है, इनका फॉलो करना कितना जरूरी है. अगर इनको फॉलो ना किया जाए तो इससे कितना बुरा असर, इससे कितना नेगेटिव, और इससे कितना, वो कहते हैं इसको, मिसलीडिंग असर पड़ेगा अकाउंटिंग यूजर्स पे, और इंफॉर्मेशन पे कितना बुरा असर इससे पड़ेगा. तो इसलिए ये अकाउंटिंग, सिंपली मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन है, एक ऐसी गाइडलाइन है जो हमें कहती है कि अगर आप किसी प्रिंसिपल का, किसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, चाहे डेप्रिसिएशन के लिए, चाहे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उसी प्रिंसिपल को लगातार इस्तेमाल करना चाहिए. अगर कभी आपको चेंज करना है मेथड, स्विच ओवर करना है किसी ऑल्टरनेट मेथड पे, किसी दूसरे मेथड को स्विच ओवर करना है, देन दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वे टू अकाउंटिंग यूजर्स. उसको चेंज करने के वक्त, उसको चेंज करने से पहले अपने अकाउंटिंग यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है दैट यू हैव स्विच्ड ओवर टू सम अदर मेथड, स्विच्ड ओवर टू सम अदर प्रिंसिपल. लेकिन बेहतर यह है, एज पर दिस कन्वेंशन, बेहतर यह है कि कंसिस्टेंसी को फॉलो किया जाए. जिस भी प्रिंसिपल को, जिस भी मेथड को आप यूज कर रहे हो, यू शुड यूनिफॉर्मली यूज दैट फ्रॉम वन पीरियड अदर पीरियड. आपको सालों साल के लिए उसी मेथड का, उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे क्या होगा, अकाउंटिंग डेटा में यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी और अकाउंटिंग डेटा कंपेरेबल भी रहेगा, और अकाउंटिंग यूजर जो है मिसलीड भी नहीं होंगे. दैट इज व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. Now, the next convention, that is convention of conservatism or prudence. Conservatism, conservative, prudence, prudent. You might have heard the word. What prudence or what prudent means. Prudence का मतलब होता है cautiousness. Prudent का मतलब होता है one who is cautious. And what does this convention state us? This convention states that an accountant should anticipate no profits, but provide for all possible losses. Here an accountant has also been told to be cautious. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कन्वेंशन है, ये अकाउंटेंट को कहता है कि दैट अकाउंटेंट हैज टू बी कॉशियस. उसका मतलब, कॉशियस होने का मतलब क्या है, ये कहता है कि अगर कोई पॉसिबल प्रॉफिट आने वाला है, हमारे बिजनेस में कोई इनकम आने वाली है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है कोई, जो अभी आया तो नहीं है लेकिन यू आर एंटिसिपेटिंग इट, आपको लगता है कि प्रॉफिट आएगा, आपको पता है प्रॉफिट आएगा. जब तक वो प्रॉफिट आता नहीं है, until and unless you don't earn that profit, you don't earn that income, you cannot record this. तब तक हम उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते. जब तक कि असल में वो प्रॉफिट आप कमा न लो, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ये प्रूडेंस हमें कहता है.
लेकिन अगर कोई पॉसिबल लॉस है, लेकिन अगर कोई नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को आप पहले ही रिकॉर्ड कर सकते हो. सो यू आर ट्राइंग टू बी कॉशियस. अगर कोई प्रॉफिट आने वाला है, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट, यू हैव नॉट रिकॉर्डेड एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. लेकिन अगर कोई पॉसिबल लॉस है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो. मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं. हमारे पास जो है डेटर्स होते हैं. डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनको हमने उधार बेचा हो, क्रेडिट सेल्स की हो, वो हमारे डेटर्स है. डेटर्स का मतलब होता है जो हमें पैसे उधारते हैं. वो पैसे देंगे, जिनके पास हमारा पैसा है वो सारा पैसे देंगे, ये हम एंटिसिपेट नहीं करते. हम एंटिसिपेट ये करते हैं कि वो शायद पैसा खाएंगे, और वो पैसा खाएंगे इसके लिए हम पहले ही प्रोविजनिंग करते हैं. प्रोविजनिंग का मतलब होता है हम एक अरेंजमेंट करते हैं, हम एक इंतजाम करके रखते हैं कि अगर उस बंदे ने पैसा खाया तो ये पैसा कहां से आएगा, बिजनेस में पैसा कहां से आएगा. तो उसके अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्रोविजनिंग. तो ये प्रूडेंस जो है ये हमें सिखाता है प्रोविजनिंग, कि अगर कोई पॉसिबल लॉस है जो अभी हुआ है, नहीं है बिजनेस को अभी लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि लॉस हो सकता है, और उस लॉस को फिर उसका मतलब कॉम्पनसेट करने के लिए, उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए आप एडवांस में ही उस लॉस के लिए प्रोवाइड करते हो, उस लॉस के लिए आप इंतजाम करके रखते हो, उस लॉस को हम कैसे सेट ऑफ करेंगे. एंड दैट इज व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. ये हमारे घरों में भी होता है. ये कन्वेंशन जो हमारे आम रोजमर्रा के मतलब अनइंटेंशनली वी डोंट नो इट, एक्चुअली वी आर फॉलोइंग, लेकिन हमारे घरों में ऐसा होता है. हमारे घरों में भी पैसे बचा के रखे जाते हैं कि कोई इमरजेंसी ना हो, कोई बीमार ना पड़े, कोई बड़ा काम ना करना पड़े, पैसे बचा के रखो. ये हम नहीं देखते हैं कि कल हम और कमाएंगे, कल हम और कमाएंगे, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है. लेकिन कल कोई प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप पहले ही इंतजाम करके रखते हो. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. और यही अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है कि आप एक पॉसिबल लॉस को रिकॉर्ड तो कर सकते हो, लेकिन एक पॉसिबल प्रॉफिट यानी जो आने वाला प्रॉफिट है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. दिस इज व्हाट इट इज. इसको आप देखोगे भी इंशाल्लाह अकाउंटिंग प्रैक्टिस जब हम करेंगे, अकाउंटिंग का जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, वहां जब आप देखोगे कि ये प्रैक्टिकली हम यूज भी करते हैं, तो वहां हम देखेंगे. वहां अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन रहता है तो दैट ऑल कंफ्यूजन विल बी that will be solved when we actually follow this convention of conservatism during the practice of accounting. Next one is called full disclosure. Full disclosure, as the name suggests, full disclosure. It means that all relevant accounting information must be disclosed before the accounting users. We must not hide things from the accounting users. This convention states that all relevant financial information must be disclosed in the financial statements or notes. सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो रेलेवेंट होनी चाहिए, वो जो रेलेवेंट होती है, तो उसको हमें डिस्क्लोज करना है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या नोट्स के जरिए हमें इस सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए. वी शुड नॉट हाइड थिंग्स फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द यूजर्स, एंड वी शुड फुली डिस्क्लोज all the accounting information which is relevant to them, and so that it will help accounting users in taking decisions, so that it will not mislead accounting users. So this is what means full disclosure. We should not hide things from the accounting users. And the opposite of this, I should say, it is the opposite of this convention, that is called materiality. Materiality इसका opposite है immaterial. Materiality it, हम किसी को बोलते हैं your statement is immaterial, your statement is not important, but here is the word is materiality, important, significance. Materiality convention कहता है this states that only significant information should be disclosed which affects the decision of accounting users. यहां कहता है फुल्ली डिस्क्लोज करो, लेकिन यहां कहता है फुल्ली डिस्क्लोज करो, लेकिन सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हमें फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए विच इज मटीरियल, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग.
यानी जिस इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग यूजर्स के डिसीजन पर असर पड़ेगा, दैट ओनली दैट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है which is not going to affect the account, which is not going to affect the decisions of the users of accounting, that information need not to be disclosed। हमें वैसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल हम जानते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स। से फॉर एग्जांपल वी बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹50, हमने 50 या 100 रुपए का कैलकुलेटर लिया है, ये हमारा एसेट है। इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट कैलकुलेटर ₹100 का कैलकुलेटर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज एसेट, वी कैन रिकॉर्ड दैट कैलकुलेटर एज एक्सपेंस एज वेल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। यानी कोई गैर मामूली इंफॉर्मेशन जिस पे आप ज्यादा ही जोर दे रहे हो, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट नेसेसरी। Only material information should be communicated, should be reported, should be reported to the accounting user, we should record everything, but material जो होता है, material का मतलब होता है important, which is going to affect the decisions of accounting users। तो materiality concept कहता है कि वही information accounting users को disclose करनी चाहिए which is significant, which is very important। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ये अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाना जरूरी नहीं है, इसे कोई असर नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग यूजर के डिसीजन पर, दैट इंफॉर्मेशन नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और थ्रू द नोट्स। तो ये रेलेवेंट ही दोनों प्रिंसिपल, मैंने कहता हूं कि अपोजिट है। यहां भी कहता है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचानी चाहिए, एंड दैट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंट, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग यूजर्स, एंड दैट इज व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो पहला कन्वेंशन कहता है कोई भी कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ ये कहता है कोई भी हम मेथड यूज करेंगे तो वी शुड यूज दैट कंसिस्टेंटली, we should use that continuously from year to year, we should not be changing the methods and policies of accounting again and again। Next one is convention of conservatism, we can provide for the possible losses but we cannot anticipate profits in advance। Next one is full disclosure, we should not hide things from the accounting users, we should fully disclose the financial information, relevant financial information to accounting users। And the last convention state is that only material information should be disclosed before the accounting users। Immaterial information is not necessary, need not to be disclosed to the accounting users because that will definitely mislead the accounting users। So this was all about the conventions of accounting। With this we concluded the topic, that was theory base of accounting, we concluded this whole topic, and I hope I have been able to do justice with this topic, and hopefully you have understood so many things from this topic। And if there is anything which I need to repeat, which I need to discuss, and then you can write to me, you can suggest to me, I'll be very happy to answer all your queries, and I'll be meeting you again in my future class। We'll be discussing some more important topic of accounting. Until then, I wish you best of luck। Allah Hafiz, take very good care of yourself।